Assalamu alaikum. Hope you are all fine. Today topic of our lecture is carpal tunnel syndrome. तो बेसिकली इस सिंड्रोम में क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन focal peripheral neuropathy result from compression of median nerve at wrist. रिस्ट के ऊपर मीडियन नर्व होती है, उसकी कंप्रेशन से ये सिंड्रोम होता है. ठीक है, इसको ये मोस्ट फोकल ज़्यादा पेरिफेरल न्यूरोपैथी है. इसमें ये मीडियन नर्व है हमारी, ये मीडियन नर्व है हमारी, इसकी कंप्रेशन हो रही है. इसकी कंप्रेशन की वजह से मिडिल फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे और थंब पे जो है नमनेस और पेन होती है. अच्छा, कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होता है कि कार्पल हमारी कार्पल बोन्स है, यहाँ पे हमारी कार्पल बोन्स होती हैं, उसके बीच से ये उनके ऊपर से गुजरी होती है. उसके ऊपर ये अपने टनल में ये जो होती है, ये अपने एक टनल की तरह एक जगह होती है, मतलब यहाँ एक बोन्स के दरमियान ही जो है ना एक टनल होता है, यहाँ से गुजर रही होती है ये नर्व. तो इस नर्व को इसकी कंप्रेशन की वजह से इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम. ठीक है, अब ये आ जाता है इसके ऊपर ये कार्पल लिगामेंट है, ये इस नर्व के ऊपर होता है और ये हमारी मीडियन नर्व है और ये शीट है, टेंडन शीट है, ये टेंडन शीट है और ये ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट है और ये अंदर इसके कार्पल बोन्स नजर आएंगे आपको. ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे कि मीडियल नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, नमनेस होती है और पेन होती है इस रीजन, इन 2 फिंगर्स में, और जो रिंग फिंगर होती है उसके आधे हिस्से में भी होता है और थंब में भी होता है. अच्छा, इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है कि 3% जो एडल्ट अमेरिकन्स हैं उनको होता है और ज़्यादातर ये वुमेन में होता है एज़ कम्पेयर टू मैन. और इसकी हाई प्रिवलेंस ऐसी है कि जो उन लोगों में भी पाया जाता है जो रिस्क को ज़्यादातर रिस्ट का काम, जिनका काम ऐसा होता है कि जिनके काम में उनके रिस्ट ज़्यादा यूज़ होती है, जिसमें ज़्यादा वो फ्रीक्वेंटली मोशन करते हैं, रिस्ट को मूव करते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट कंप्यूटर यूज़र, उनमें ज़्यादा होता है. उनमें क्या होता है 30% को हैंड प्रेस्थीजिया होता है, 10% को कार्पल टनल सिंड्रोम होता है और 3.5 के कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिनको एबनॉर्मल कंडक्शन स्टडीज़ उनमें आती हैं 3.5 केसेस में. अच्छा, कॉजेज़ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के? एबेरेंट एनाटमी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, मेटाबॉलिक कंडीशन, इंक्रीज किनाल वॉल्यूम. एबेरेंट एनाटमी कौन सी है? एबेरेंट एनाटमी ये है कि उसमें ये सारी आपके जो आगे पीछे जो उसके टनल के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एनाटमी खराब हो गई है उस वजह से, जैसे गैंग्लियन बन गया, लेपोमा है, या फिर मसल्स के अंदर कोई लुब्रिकल इंसर्शन हुई हुई है, या फिर आर्टरी है वो थ्रोम्बोस हुई हुई है. ठीक है, इन्फेक्शंस ये हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ये हैं. मेटाबॉलिक कंडीशंस जो है वो डायबिटीज़ आ जाता है, बहुत सारी ये कंडीशन हैं जो मेटाबॉलिक हैं. उसके बाद आता है इंक्रीज किनाल वॉल्यूम. उसमें क्या है, किसी भी वजह से किनाल वॉल्यूम जिसमें से वो मीडियन नर्व गुजर रही है, जिस किनाल से गुजर रही है, तो उसको हम लोग उसकी किसी भी कंडीशन की वजह से उस किनाल का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, जैसे कि प्रेगनेंसी है, ओबेसिटी है, एडिमा है, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ है, इसकी वजह से तो ये कंडीशन होती है. अच्छा, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? पेन है, नमनेस है, टिंगलिंग है, पेन दर्द होना है, नमनेस सुन हो जाना, टिंगलिंग का मतलब है सुइयां से चुभना, अजीब सी सेंसेशन होती है. ठीक है, उसके बाद आता है कि ये रात में वर्स्ट होता है और पेशेंट जो है ना वो
सिम्टम जो है ना वो सोने के टाइम भी आते हैं और जब रात को भी आते हैं। और पेशेंट जो है ना फ्लिक, इसका क्या है, इसका ये साइन है कि इसमें फ्लिक साइन होता है। फ्लिक साइन ये है कि पेशेंट जो है ना अपने इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए अपनी रिस्ट को फ्लिक करता है, एकदम से फ्लिक करता है। जैसे हम लोग थर्मामीटर को शेक करते हैं, इसी तरह पेशेंट जो है वो अपनी रिस्ट को शेक करता है। इस चीज़ को हम लोग कहते हैं, ये चीज़ इसमें होती है, ये इसका साइन है कि इस फ्लिक करने से इसके सिम्टम्स जो है वो पेशेंट में रिलीव होते हैं। इसमें क्या क्या है, नमनेस है, ये हमारी मीडियन नर्व जा रही है, इस जगह पे नमनेस बताई हुई है। और क्लिनिकल फीचर्स में यही पेन, पेरेस्थीजिया जो रेडिएट कीती है फोर आर्म से एल्बो पे भी शोल्डर पे। कुछ क्लिनिकल कंडीशन में होता है कि जो आपके फोर आर्म से लेकर एल्बो से लेकर शोल्डर तक से लेकर आपको होता है, और आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, ग्रिप स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपके मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जो आपके थिनार मसल्स होते हैं ये वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये थिनार मसल्स कहते हैं, थंब के मसल्स को थिनार मसल्स कहा जाता है, जो थंब की मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जामिनेशन हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन किससे करते हैं, फेलन मैन्यूवर, टिनल साइन, डार्कन्स कंप्रेशन टेस्ट, वीक थंब, एब्डक्शन, सेंसरी टेस्टिंग, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फेलन टेस्ट क्या है? फेलन मैन्यूवर ये है कि पेशेंट को हम लोग कहते हैं, पेशेंट का बाजू बिल्कुल सीधा करते हैं और उसके रिस्ट को फ्लेक्स करते हैं। 60 सेकेंड्स या 1 मिनट तक उसको रखा जाता है और उसको फ्लेक्स की पोजीशन में ला जाता है और उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं इस एरिया में, थंब में, इंडेक्स फिंगर में, और उसके सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये टेस्ट, ये मैन्यूवर पॉजिटिव आया। टिनल साइन क्या है कि जो आपका जो ये मीडियन नर्व की कोर्स है ना, मीडियन नर्व यहाँ से गुजरती है, यहाँ सप्लाई इसको थंब को सप्लाई करती है, इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, मिडल को करती है, और रिंग फिंगर को भी इतना हिस्सा 1/3 हिस्सा जो है ना वो करती है। तो क्या होता है कि जब आप इसको टैप करते हैं इसको, तो इसकी कोर्स में जो है ना आपको नमनेस फील होती है, नमनेस सी आती, टिंगलिंग सी सेंसेशंस आती हैं आपकी इसकी कोर्स में। तो इसका मतलब कि कोर्स कहते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके कि ये नर्व कहाँ से गुजर रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इस जगह पे आपको टिंगलिंग सी सेंसेशंस आती हैं और आपको फील होता है। तो इसका मतलब ये टेस्ट भी पॉजिटिव है। उसके बाद आता है डार्कन्स कंप्रेशन आपने बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पे ये जा रही है, तो इस जगह पे आपने कंप्रेशन करना है 30 सेकेंड या उससे भी लेस से। आप जब उसको कंप्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा कि आपके सिम्टम्स आपको आना स्टार्ट होंगे, लेकिन जेंटल कंप्रेस करना है। ये उन पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है जिनकी रिस्ट की मूवमेंट लिमिट हो चुकी है इसकी कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से। और ये हाईली सेंसिटिविटी टेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्टली जो है आप मीडियन नर्व को जो है कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो है वो उस हिस्ट्री से आप डायग्नोज करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन से और नर्व कंडीशन स्टडी से। ठीक है, इससे आप इसका डायग्नोज बना सकते हैं। हिस्ट्री आप पेशेंट से डिटेल हिस्ट्री लेंगे कि वो कौन सा काम करता है, ऐसा काम तो नहीं करता, या फिर वो उसको कोई बीमारी तो नहीं है। उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में यही टेस्ट मैन्यूवर्स आ जाते हैं। नर्व कंडीशन स्टडी में आपने एक नर्व कंडीशन स्टडी में क्या होता है कि एक मशीन होती है जो आपकी बताती है, आपकी न्यूरल एक्टिविटी को बताती है। ठीक है, तो वो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि मीडियन नर्व आए कि उसकी एक्टिविटी कम हुई हुई है या ज़्यादा हुई हुई है, वटेवर। तो ये सब इसका बताती है। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कौन से उसके क्या पता सिर्फ कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं हो सकता ना। एक पेशेंट आता है आपके पास, तो ज़रूरी तो नहीं है कि उसको कार्पल टनल सिंड्रोम ही हो, उसको ये चारों चीज़ें भी हो सकती हैं। टेंडोनाइटिस,
टेनोसाइनोवाइटिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी, किनबॉक्स डिजीज़। अच्छा, टेंडनाइटिस में क्या होता है कि आपकी टेंडन्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकती है आपको, ठीक है, ये इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। टेनोसाइनोवाइटिस का मतलब है कि टेंडन्स की साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी, ये इस वजह से आ सकता है। इसके अलावा डायबिटिक कोई न्यूरोपैथी है, डायबिटिक पेशेंट है, उसको न्यूरोपैथी हुई हुई है, उसके जो नर्व्स हैं डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हुई हुई है पेशेंट को, आर्म के हैंड के मसल्स के, तो उससे क्या होता है कि इस चीज़ को इसमें ये सिम्टम्स आते हैं। किनबॉक्स डिजीज़ का किनबॉक्स डिजीज़ ये होती है कि इसमें ल्यूनेट एक बोन होती है, हैंड में एक ल्यूनेट बोन होती है, उसकी जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, वो कट ऑफ हो जाती है। वो किसी भी वजह से कट ऑफ हो जा सकती है, किसी भी एनी रीज़न की वजह से वो कट ऑफ हो जाती है, तो पेशेंट को किनबॉक्स डिजीज़ हो जाती है। तो इसमें किनबॉक्स डिजीज़ में भी ये सिम्टम्स आते हैं, नमनेस आती है इस एरिया में, ठीक है, ये आता है। उसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है एंड सर्जरी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में है कि अदर देन सर्जरी जो भी ट्रीटमेंट आएगा उसको हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहेंगे। उसमें जनरल मेजर्स भी आ सकते हैं, रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्लिंट्स लेना, और मेडिकेशन लेना, लोकल इंजेक्शन लेना, अल्ट्रासाउंड थेरेपी लेना, और ये सब चीज़ें जो है ना आपकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आती हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल मेजर में क्या है, पेशेंट को हम लोग कहेंगे कि पेशेंट जो है वो अपना हैंड और रिस्ट की मूवमेंट जो है वो हैंड की और रिस्ट की मूवमेंट जो है वो एग्जैजुरेट ना करे, ठीक है, ज़्यादा उसको रिपीट ना करे, ठीक है, जिससे क्या होता है सिम्टम्स वर्स होते हैं। और ऐसे टूल्स ना यूज़ करे, जिस वाइब्रेटरी टूल्स ना यूज़ करे, ऐसे एरोगोनोमिक पोजीशन यूज़ करें जिससे आपके सिम्टम जो है ना वो रिलीव होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मोशन दैट नीड टू बी मिनिमाइज, ठीक है। इसके अलावा ये आता है रिस्ट स्प्लिंट्स। ये देखिए, ये रिस्ट स्प्लिंट्स हैं। इस रिस्ट स्प्लिंट्स की वजह से क्या होता है कि आपका जो रिस्ट होता है ये एक नॉर्मल पोजीशन में होता है, ना ये फ्लेक्स पोजीशन में जाता है ना एक्सटेंडेड पोजीशन में जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट रिलीफ रहता है। इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड विद इन 3 months ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आप 3 महीने के लिए के अंदर आप ये इस्तेमाल करते हो उनका, तो आप ये इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद है ओरल मेडिकेशन। ओरल मेडिकेशन में क्या क्या आते हैं, वही चीज़ें आती हैं, वही ड्रग्स आती हैं जो आपको दर्द को रिलीव करती हैं, वही आ सकती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, एंसिड्स हैं, डायूरेटिक्स हैं, ठीक है, प्रेनिसोलोन है। ये सारी चीज़ें आपको फॉर शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ दे सकती है, लाइक 2 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए ऑयल मेडिकेशन। लोकल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए तो लोकल एनेस्थीसिया या लोकल इंजेक्शन। एनेस्थीसिया नहीं, लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो लोकल इंजेक्शंस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उस एरिया में, उस कोर्स में दिए जाते हैं जहाँ पे ये मीडियन नर्व होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आराम से निकल जाते हैं आपके, इसकी वजह से। अच्छा, ये लोकल इंजेक्शंस का ये एक तरीका बताया कि इस तरह इसके टेंडन में दिया जाता है, इस तरह फ्लेक्सर रेटिकुलम में दिया जाता है। और उसके अलावा ये क्या है कि इसके इंजेक्शंस, लोकल इंजेक्शन के बाद आपको जो है ना आपको स्प्लिंटिंग पहनाई जाती है, या पेशेंट को स्प्लिंटिंग का कहा जाता है, पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से एक तो वो जगह भी लोकल एनेस्थीसिया कह रही हूँ, लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है। तो लोकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब दिया जाता है उसके बाद स्प्लिंटिंग कराई जाती है। क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिलीफ रहता है, पूरे 3 महीने तक रिलीफ रहता है और पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। इसके बाद अगर फर्स्ट इंजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग सेकंड
अगर पेशेंट को फिर भी नहीं आराम आता तो उसको सेकंड इंजेक्शन दिया जाता है, और फिर अगर थर्ड भी, अगर सेकंड के बाद भी नहीं उसको आराम आ रहा तो फिर सर्जरी की जाती है, क्योंकि 2 इंजेक्शन से ज़्यादा अगर पेशेंट की नीड्स अगर 2 इंजेक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है ना वो बेनिफिशियल होती है फॉर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। इसके भी इफ़ेक्ट देखे गए हैं पेशेंट्स में, अच्छे इफ़ेक्ट आए हैं, लेकिन इस पर अभी इतनी स्टडीज़ नहीं की गई। सर्जरी में क्या क्या सिम्टम्स हैं? सर्जरी कंसिडर उन पेशेंट की जाती है जो कंजर्वेटिव को मेजर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर उनमें सीवियर किस्म की नर्व इंट्रैपमेंट हुई होती है, या फिर उनके अंदर थिनार मसल्स मतलब थंब के जो मसल्स हैं ये हैं थिनार मसल्स, या उनके अंदर जो है ना इस तरह थिनार मसल्स की ये थिनार मसल्स हैं, इसकी एट्रोफी हुई हुई होती है। अब इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि उसके अलावा जो जिनमें मोटर वीकनेस होती है उनमें की जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that surgery may be effective even if a patient has normal nerve conduction steady, ठीक है। ये भी एक है कि अगर पेशेंट के अंदर नॉर्मल कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें थिनार मसल एट्रोफी भी होती है, मोटर वीकनेस भी आ रही होती है, लेकिन नर्व कंडक्शन की स्टडी जो है वो नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन उनकी क्योंकि आपको उनकी फ़िज़िकल आप देख सकते हो कि उनके अंदर कितनी भी चीज़ चेंजेस आ रही हैं, तो आपको उसमें आपको सर्जरी जो है ना उस केस में फिर इफ़ेक्टिव होती है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आ सकता है कि आपकी पाल्मर कुटेनियस का मतलब है कि ये इसमें लेसरेशन हो सकती है, आपके सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में लेसरेशन हो सकती है, यहाँ पे आपके जो है वो टेंडन एडहेशन हो सकते हैं, मतलब आपके क्योंकि आप इसमें टेंडन को काट के सर्जरी की जाती है ना, तो टेंडन के एडहेशन बन सकते हैं, टेंडन जो है ना वो बुरी तरह जो है ना उसका वो उसमें एडहेशन आ सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन आ सकता है, हीमाटोमा आर्टियल इंजरी हो सकती है और स्टिफनेस हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक कंडीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में भी ये होता है, कार्पेट टेंडन सिंड्रोम दोनों तरफ होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये डिज़ोल्व जब डिलीवरी के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर बहुत सारी वुमेन में ये जो है ना ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक हो जाता है, कंजर्वेटिव मेजर से ही ठीक हो जाती हैं, और इस डिलीवरी के बाद ये सारे सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी रिलेटेड कार्पेट टेंडन सिंड्रोम होता है। क्यों ये होता है? क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ये फ्लूइड की अल्ट्रेशन होती है, इस वजह से होता है। उसके अलावा कंक्लूजन क्या है कि ये कंक्लूजन में अब आ जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा कि फोकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इसमें पेन होता है, प्रेस्थीजिया होता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। टिलर साइन और फेलन टेस्ट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कौन से होते हैं? स्प्लिंटिंग आ जाती है ऑफ रिस्ट इन अ न्यूट्रल पोजीशन एंड अल्ट्रासाउंड थेरेपी, ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड corticosteroid can be effective for short term, but the local corticosteroid injection may be improve symptoms for longer period. Okay, thank you so much. उम्मीद है कि आपको सब समझ आई होगी, और अभी के लिए कोई यही लेक्चर था। अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अगले लेक्चर के में मिलते हैं आपको।